आज अपन चैप्टर 7 के बारे में जानेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का क्या था कि चैप्टर 7 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और कुछ नहीं, ज़्यादातर बच्चों का चैप्टर 7 कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसमें जो है अपन थोड़ी सी चीज़ें जान ले रहे हैं, देखते हैं। तो आज अपन सर्किट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सर्किट की। सर्किट को बताने से पहले आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। जैसे पहला, प्रतिरोध। पहला क्या होता है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं। जैसा कि ये आर बना हुआ है, इसका जो साइन होता है वो आपका साइन होता है इस तरीके का। देखो, इस तरीके का अपन जो बनाते हैं उसे रेसिस्टेंस कहते हैं। तो ये रेसिस्टेंस साइन है। दूसरा आपका जो बनता है वो प्रतिरोध के बाद में जो बनता है, अपन उसको मान ले रहे हैं संधारित्र। संधारित्र को अपन कंडक्टर बोलते हैं, तो इससे अपन सी से डिनोट करते हैं। और संधारित्र का जो साइन होता है वो ये होता है। देखो, दोनों पैरेलल लाइंस होंगी और एक दूसरे के इक्वल होंगी। अगर ये छोटी बड़ी होती हैं तो बैटरी बन जाती है। तीसरा, प्रेरण कुंडली। प्रेरण कुंडली को अपन एल से डिनोट करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका ये बन गया एल। और प्रेरण कुंडली जो बनेगी वो आपकी कैसी बनेगी? ये बन रही है प्रेरण कुंडली ना। तो ये भी क्या रहेगी? प्रेरण कुंडली रेसिस्टेंस की तरह नहीं रहेगी, अलग रहेगी। ये आपका हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपको सर्किट जो होते हैं वो 7 प्रकार के सर्किट होते हैं। मतलब एसी के जो सर्किट होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ, वो 7 प्रकार के परिपथ होते हैं। पहले तो सिंगल सर्किट होते हैं। जैसे मैं इसको नाम दे दूं एक आर सर्किट। दूसरा नाम मैं आपको दे दूं सी सर्किट। तीसरा मैं आपको बता दूं तो एल सर्किट। चौथा मैं यही बता दे रहा हूं आपको। चौथा जो सर्किट होगा वो आपका होगा आरसी सर्किट। पांचवा जो होगा आपका सीएल सर्किट। छठवा जो होगा आपका, अब देखो आरसी हो गया, सीएल हो गया, तो आप एक बार आरएल ले लो या एल आर ले लो, एल आर सर्किट। और सातवा जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है वो सातवा रहेगा आपका आर एल सी, या कोई भी नाम इसको अपन दे सकते हैं, सर्किट। ये 7 सर्किट होते हैं। अब इन सर्किटों में हम लोगों को कुछ पॉइंट याद करने होते हैं, मतलब पॉइंट कुछ आने चाहिए। जैसे पहला होता है कलांतर। क्या होता है? कलांतर। कलांतर को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस होता क्या है? जैसे देखो, होता है कि फेज डिफरेंस को अपन ऐसे मानेंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो इस तरीके से चलती है। प्रत्यावर्ती धारा है वो इस तरीके से चलती है। जैसे ये ऊपर से ये गई, उसके बाद में फिर नीचे जाएगी, और उसके बाद में ऊपर, और फिर उसके बाद क्या होगा? नीचे जाएगी। इसी तरीके से वो चलती जाती है। मतलब ये इसका जो है वो पॉजिटिव चक्र है, मैं कहूँगा तो पॉजिटिव साइकिल है। इसको अपन धनात्मक चक्र बोलते हैं, धनात्मक चक्र। ये जो है इसका क्या हो गया? ऋणात्मक चक्र हो गया, ऋणात्मक चक्र हो गया। 2 प्रकार के इसमें चक्र होते हैं। एक होता है धनात्मक चक्र, जिसे अपन ऊपर मान ले रहे हैं, और ऋणात्मक चक्र जो नीचे है। ये चलता है 0 से लेकर पाई तक, पाई से लेकर 2 पाई तक, 2 पाई से ऐसे ही 3 पाई तक, 3 पाई से ऐसे 4 पाई तक, ऐसे ही चलता जाता है एक एक पाई। क्योंकि 0 से लेकर पाई तक 180 डिग्री एंगल, और फिर ये 180। तो टोटल मिलाकर ये एक चक्र में, एक जो चक्र होता है पूरा, हाफ ये मिलाकर पूरा जो चक्र होगा, देखो इस तरीके से और इस तरीके से पूरा चक्र मिलाकर ये कितना डिग्री है चलता है? 360 डिग्री चलता है। ये आप समझ लो इसको। अब आगे क्या है कि ये तो 360 डिग्री चल रहा है। अब कला क्या होती है? कला होती है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फेस किया इसने, तो पाई चला, उसके बाद ये चला, तो ये क्या हो गया? 2 पाई चला, तो ये हो गया। अब कलांतर को हम कैसे निकालते हैं? तो कलांतर को हम लोग निकालते हैं जब आपसे बात की जाए भी की। तो भी यहाँ पर क्या है? भी यहाँ पर पोटेंशियल है, विभव है। इसकी जो पीक वैल्यू होती है वो होती है V0 साइन ओमेगा टी। क्या होती है? V0 साइन ओमेगा टी। ऐसे ही आई की जो पीक वैल्यू होगी वो क्या होगी? I0 साइन ओमेगा टी। अब
फेस डिफरेंस का मतलब होता है जिस फेस में ये दोनों हैं, जैसे ओमेगा और ओमेगा 2 टी, इन फेस में ये दोनों हैं, तो फेस डिफरेंस को हम फाई से डिनोट करते हैं। कैसे? फाई से। और आई की जो पीक वैल्यू की कला है, मतलब फेस है, वो है ओमेगा टी। ऐसी इसकी जो फेस वैल्यू है और इसकी जो कला है, उसमें से अपन क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर जो फाई बराबर आएगा वो क्या आएगा? 0। तो हम कहेंगे कि धारा और विभव दोनों किस कला में है? समान कला में। जब भी कोई वैल्यू, जब भी कला की वैल्यू 0 आएगी, तब हम कहेंगे कि धारा और विभव दोनों समान कला में, दोनों समान कला में है। ये अपन ने लिख दिया। अब कलांतर के बाद आता है आपका कलांतर ग्राफ, मतलब आरेख अपन इसको बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? फेस ग्राफ। अब फेज ग्राफ क्या होता है, इसको अपन समझेंगे। तो देखो क्या रहता है कि किन्हीं किताबों में तो क्या होता है कि आई को इस तरीके से, देखो मैं आरेख बना दे रहा हूँ, ये आरेख हो गया अपना। अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है वो आई को डिनोट कर रहा है और ये जो है वो कर रहा है बी को। और यहाँ पर एंगल कितनी डिग्री का बन रहा है? पाई/2, मतलब 90 डिग्री का बन रहा है। अब देखो दो तरीके हैं, जैसे मान के चलेंगे अगर यहाँ चिंकू खड़ा है और चिंकू की डायरेक्शन ये है, इसके पीछे मानो मिंकू खड़ा है, ये अपना चिंकू हो गया और ये मिंकू हो गया। ये आगे की तरफ जा रहा है, इसके पीछे ये जा रहा है। तो चिंकू कहेगा, क्या कहेगा कि चिंकू कहेगा कि ये मेरे पीछे, ये कहेगा। और ऐसे ही मिंकू क्या कहेगा कि ये मेरे आगे है। दोनों अपनी जगह पर सही है बिल्कुल। इसके पीछे ये है तो ये भी सही है, और इसके आगे ये है तो ये भी सही है। इसी तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि विभव से धारा अग्रगामी है। इसको क्या कहेंगे? विभव से धारा अग्रगामी है। अग्रगामी को बोला जाता है लीडिंग। तो हम क्या कहेंगे? विभव से धारा अग्रगामी है। ऐसे ही अगर पश्चगामी की बात करूं मैं, तो पश्चगामी में क्या होगा? पश्चगामी में ये बन जाएगा। तो यहाँ अपन बता देंगे कि यहाँ पर जो विभव है ये बन गया, और यहाँ धारा है वो ये बन गई। तो ये भी एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? पाई/2 का। तो यहाँ क्या कहेगा कि जो धारा है, धारा वो विभव से पश्चगामी है, और यहाँ पर क्या था? जो धारा है वो विभव से अग्रगामी है। धारा से ही हम दोनों चीज़ों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। देखो जो पैरों में होता है वो नीचे होता है, सीधी सी बात समझ लो। जैसे ये इसके पैरों में, तो क्या हो गया? नीचे हो गया। तो नीचे हो गया तो ये आगे है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? ये जो विभव है वो इससे अग्रगामी है। लेकिन धारा की रिलेट में बोलेंगे तो क्या होगा कि विभव से धारा पश्चगामी है। विभव से धारा पश्चगामी है, इसको बोलते हैं लैगिंग। ऐसे ही यहाँ अपन क्या बोलेंगे कि विभव से धारा अग्रगामी है। तो ये इसकी कंडीशन हो गई। तीसरा पॉइंट, इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिघात, और एक होता है प्रतिबाधा। अब प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध को अपन बोलते हैं रेसिस्टेंस, और प्रतिघात को बोलते हैं रिएक्टेंस, और प्रतिबाधा को बोलते हैं इम्पीडेंस। अब देखो बच्चा, रेसिस्टेंस जो भी सिंपल वायर है उसमें अगर उसकी धारा, मतलब उसके करंट फ्लो में अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है या उसके धारा के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो उसको अपन प्रतिरोध बोलेंगे, और इसका सिंपल सा संकेत होता है, सिंबल होता है आर। अब प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा तीनों ही एक जैसे हैं, लेकिन प्रतिघात क्या होता है? प्रतिघात होता है जब धारा किसी परिपथ में या किसी सर्किट में फ्लो कर रही हो, और वहाँ पर आप कंडीशनर का, मतलब संधारित्र का और प्रेरण कुंडली का यूज करते हैं, तो वहाँ पर जो उत्पन्न होता है उसको अपन लोग बोलते हैं प्रतिघात, रिएक्टेंस, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। यदि
प्रतिरोध संधारित्र की वजह से उत्पन्न हुआ है तो उसको अपन XC से डिनोट करेंगे, और प्रतिरोध अगर प्रेरण कुंडली की वजह से उत्पन्न हुआ है तो उसे XL से करेंगे। XC सरफेस में, X ऊपर है, L सरफेस में और X ऊपर है। ऐसी प्रतिबाधा क्या होती है? तो प्रतिबाधा होती है जब दो या दो से अधिक सर्किट की बात की जाए। जैसे यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है दो या दो से अधिक कौन कौन से सर्किट है। देखो XL तुम्हें कौन सी वाले सर्किट में मिलेगा, जैसे C सर्किट है इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा L सर्किट है इसमें मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन ये क्या मिलेगा, दो या दो से अधिक की जब बात करें तब मिलेगा, और इसको हम डिनोट करते हैं Z से। किससे डिनोट करते हैं? Z से। जैसे मैं आपको बताता हूँ दो या दो से अधिक सर्किट कौन से होते हैं, जैसे RC सर्किट है, ठीक है, जैसे CL सर्किट है, जैसे RL सर्किट है, जैसे RLC सर्किट है। तो इनमें जो देखने के लिए मिलता है आपको, वो क्या देखने के लिए मिलता है? प्रतिबाधा, इम्पीडेंस देखने के लिए मिलता है। ये अपना क्या है, बेसिक है इसका। अब अपन बात कर लेते हैं पहले R सर्किट, सिंपल सा सर्किट R सर्किट। तो अपन इसकी बात कर लेते हैं। जैसा तुम्हें पता है कि जो R सर्किट है वो कैसे काम करेगा, तो देखो R सर्किट का मतलब है केवल और केवल तुम्हें प्रतिरोध देखने के लिए मिलेगा, रेसिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। और जब आपको रेसिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा तो हम रेसिस्टेंस के लिए केवल डायग्राम बनाएंगे। चलो देख लेते हैं। ये आपका AC करंट है जिसको अपन ऐसे दर्शा दे रहे हैं, ये AC करंट है। ये आपका रेसिस्टेंस हो गया, यहाँ से I करंट क्या कर रहा है, आपका फ्लो कर रहा है, और ये आपका रेसिस्टेंस हो गया जिसको हम क्या नाम देंगे, VR नाम देंगे, और करंट आपका इधर आ रहा है। अब हमें सबसे पहले पता है कि V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा T। देखो जब भी सर्किट, अभी ये सर्किट किससे बना है, R से मिलकर बना है, तो हमें देखो क्या क्या निकालना होगा इसमें। पहले तो हमें कलांतर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? कलांतर मीन्स फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। दूसरा हमें कलांतर आरेख निकालना पड़ेगा, कलांतर आरेख निकालना पड़ेगा। तीसरा हमें फेजर ग्राफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? फेजर आरेख निकालना पड़ेगा। तो कलांतर निकालने के लिए हमें V0 तो हमारे पास है, लेकिन और क्या चाहिए होता है, I चाहिए होता है। तो I निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसी भी तरीके से I की फॉर्म में। तो अगर मैं मानूं I को, और किसकी सहायता से करेंगे, जब सर्किट R का होगा तो R की सहायता से। तो अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों में R का डिवाइड दे रहे हैं, तो इसमें भी R का डिवाइड देंगे अपन। यहाँ क्या आ जाएगा, सेम साइन ओमेगा T ही है। तो आपको दिखाई दे रहा है V/R। ओम के नियम से, ओम्स लॉ में आप जानते हो कि I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। तो यहाँ V/R की जगह हम क्या रख देंगे, I रख देंगे। तो I बराबर आपको मिल जाएगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा T। ये मिल गया आपको। अब I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा T आ गया। तो कलांतर क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस I बराबर करंट का जो कला है वो क्या है, ओमेगा T। और ऐसे ही आपके पोटेंशियल की कला क्या है, ओमेगा T। तो हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा T में से ओमेगा T को घटा रहे हैं। ओमेगा ये I मतलब करंट की है, ओमेगा T, और यहाँ विभव की है। तो फाई बराबर आपको क्या आ गया, 0 मिल गया। अब इसका कलांतर आरेख खींचेंगे, क्योंकि कलांतर आरेख मतलब जो कलाएं हैं उनकी वो क्या आई है, 0 आई है। इसका मतलब है कि करंट मतलब धारा और विभव दोनों समान कला में है, समान कला में है, कला में है। तो जब दोनों समान कला में है तो आरेख भी कैसा बनेगा सर, ये बन गया, मतलब V भी समान कला में और आपका I भी समान कला में, ये बन गया समान कला में। और फेजर आरेख की बात करूंगा जब मैं, तो फेजर आरेख कैसे बनता है, फेजर आरेख कैसे बनेगा, तो फेजर आरेख ये बनेगा। देखो ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। अब इससे अपन रिलेट करेंगे यहाँ से, ये तो बता रहे पोटेंशियल को, मतलब V को। कितना दूरी है सर, ओमेगा T डिस्टेंस दूर है।
और आपको दिखाई दे रहा है कि आई भी कितना कला में है, ओमेगा टी में, तो यहाँ भी यहाँ ही क्या आ जाएगा, आपका आई आ जाएगा। ये हो गया फेजर आरेख। इसमें क्योंकि रेसिस्टेंस है, केवल प्रतिरोध है, तो यहाँ हम केवल यही निकालते हैं। देखो प्रतिरोध का यूज करके अपन ने आई निकाल दिया, पोटेंशियल अपने पास है, और अपन ने फेजर आरेख बना दिया, कलांतर आरेख बना दिया और कलांतर बना दिया, ये सब अपन ने बना दिया। अब अपन बात कर ले रहे हैं इसके बाद सी सर्किट की, क्योंकि सी सर्किट किससे बना होता है, संधारित्र से बना होता है, जिसका साइन कैसा होता है, पैरेलल होता है। तो मैं इसको यहीं बना दे रहा हूँ, आप यहीं देख लेना थोड़ा सा ना। ये मैंने बनाया सी सर्किट, ये आपका करंट हो गया एसी, ये पैरेलल लाइन हो गई जो संधारित्र को दर्शाएंगे, ये आपका करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट इधर है, इसको एसी बना। ये क्या हो गया सी, जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे, बी सी से। अब आप जानोगे यहाँ भी वही सेम, बी बराबर क्या होगा, बी नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको यहाँ ये जानना है कि जब हम आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे, तब आपको किसका यूज करना है, सी का यूज करना है, संधारित्र का। अब संधारित्र का यूज करने के लिए आप लोग जानते हो कि Q बराबर होता है सी भी, और ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम बी की क्या कर देते हैं, वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो बी की वैल्यू पुट करेंगे तो सी डॉट बी की जगह पर क्या आ जाएगा, बी जीरो, बी नॉट, इसको अपन बोल सकते हैं साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब आप जानते हो कि हमें करंट लाना है, तो करंट लाना है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के सापेक्ष, और जब टी के सापेक्ष अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी क्यू अपॉन डी टी बराबर डी अपॉन डी टी सी डॉट बी जीरो साइन ओमेगा टी। डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है, आई होता है, ये कांस्टेंट है दोनों, तो ये कहाँ आ जाएंगे, बाहर निकल के आ जाएंगे, सी और बी जीरो। अंदर कौन बचा, डी वाई डी टी साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कॉस, और ओमेगा के साथ में तो ओमेगा पहले आ जाएगा, ओमेगा, उसके बाद कॉस ओमेगा टी आ गया। अब आपको पता है कि हमें जो करंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो करंट जो फॉर्म में होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, अच्छा बच्चा करंट जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो करंट आप बताओगे कि साइन के फॉर्म में होता है। और जब करंट साइन के फॉर्म में होता है तो हम इसको बदलेंगे, और बदलेंगे कैसे, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है कॉस थीटा, कैसे प्राप्त होता है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो मैं लिख दे रहा हूँ साइन 90 मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, आपका कॉस थीटा। तो अपन यहाँ रख दे रहे हैं सी बी नॉट ओमेगा, इसकी जगह रखेंगे अपन साइन 90, यहाँ पाई बाई 2 भी रख सकते हैं, प्लस थीटा, थीटा कौन है, ओमेगा टी। तो ये अपन ने आ गया। अब इसके बाद अपन जब बात करेंगे तो बात करेंगे किसकी बात करेंगे, अच्छा आई इक्वल टू, हम मान ले रहे हैं कि आई इक्वल टू, आई नॉट इक्वल टू है सी बी नॉट ओमेगा, ये मान लिया। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, आई नॉट, और आपको साइन दिख ही रहा था, साइन दिख रहा है आपको, और 90 डिग्री की जगह पर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, और प्लस में क्या है आपका ओमेगा है। तो अपन ने ये जनरेट कर दिया, आई करंट भी निकाल दिया। अब अपन बात करेंगे किसकी, कलांतर की, किसकी बात करेंगे, कलांतर की। और कलांतर कैसे निकलता है, फाई बराबर करंट की जो कला है वो क्या है, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, और पोटेंशियल की क्या थी, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, तो अपन क्या लिख देंगे, पाई बाई 2। तो यहाँ पर क्या निकल के आया कि धारा विभव से, धारा विभव से पाई बाई 2 अग्रगामी है, मतलब करंट जो है वो पोटेंशियल से 90 डिग्री लीडिंग है। अब देखते हैं इसको। अब कलांतर आरेख जब बनाएंगे हम, कलांतर आरेख जब बनाएंगे
तो कलांतर आरेख कैसे बनेगा? क्योंकि अग्रगामी है तो अग्रगामी के लिए अपन क्या करेंगे, ये अपना हो गया अग्रगामी के लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पोटेंशियल, ये आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, करंट, और कितनी डिग्री है, 90 डिग्री, मतलब π/2, तो ये आ गया कलांतर आरेख। ऐसे ही फेजर आरेख जब बनाएंगे तो फेजर आरेख के लिए अब क्या करोगे, देखो जरा, जैसे फेजर आरेख बनाओगे तो ये तो अपना हो गया क्या, ये तो अपना हो गया पोटेंशियल, जो कितना आगे था, ओमेगा टी, कितना आगे था, ओमेगा टी, और पोटेंशियल से, विभव से π/2 अग्रगामी कौन है, करंट। तो देखो आप जानते हो कि जब भी यहाँ की बात करूंगा तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, केवल 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री और कहाँ बनेगा सर, 45 डिग्री ये और बनेगा, तो यहाँ टोटल मिलाकर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आपका करंट जो आ जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो देखो दिखाई दे रहा है, इससे कितना ओमेगा टी दूर था पोटेंशियल, और पोटेंशियल से π/2 अग्रगामी कौन है आपका, करंट, तो ये बन गया π/2 पूरा। तो ये अपन लिख देंगे π/2 अग्रगामी। ये अपन ने क्या कर दिया, सी सर्किट कर दिया। अब इसके बाद रहा आर सर्किट, उसकी अपन कल बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपको मैं इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाता रहूँगा। जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट कर सकते हो और आराम से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरी तरफ से। थैंक यू।